हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी अगर उन 30 सीटों में 2-2 हजार बंदा भी MP MNA लाए तो 60,000 बंदा होना चाहिए था। लेकिन कल लाहौर में शरीफों की दास्तान दफन हो गई कि जिस तरीके से मरियम सफदर साहबा ने इनकी तबाही की है। मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PMLN या PDM के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक गुजारिश पीपल्स पार्टी से है कि वो अपने चेयरमैन से पूछें कि आप किन कामों में लगे हुए हैं। क्या आप पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं या आपने PMLN में वाइस चेयरमैन का ओहदा कबूल कर लिया है। कहता है पार्लियामेंट में बैठ के मैं PDM के साथ डायलॉग करूंगा। मैं आवाम से पूछना चाहती हूं, कौन सी पार्लियामेंट? वो वाली पार्लियामेंट जिसको ISI का एक रिटायर्ड कर्नल चला रहा है, वो वाली पार्लियामेंट? वो वाली सेनेट जिसको एक रिटायर्ड कर्नल चला रहा है, उस वाली सेनेट में बैठ के बातचीत होगी? पूरा इस्लामाबाद जानता है कि उस रिटायर्ड कर्नल का जो आज आपके मुंतखब नुमाइंदों की पार्लियामेंट चला रहा है, सेनेट चला रहा है, उसका नाम क्या है? पूरा इस्लामाबाद जानता है। अब कोई और रास्ता नहीं है। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। रास्ता करना बंद करें। कोई हमारे दरमियान में कोई दरार पैदा नहीं हो सकता। हम सब मिलके, हम सब एक होके इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च का सफर करके आपका कठपुतली को भगाएंगे। आपको आवाम का फैसला मानना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि वो 31 जनवरी तक मुस्ताफी हो जाएं, नहीं तो इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च होगा। ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है। मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात अगर वक्त और मौजूदा हालात में हुए तो तहरीक इंसाफ सेनेट में अपने इत्तेहादियों के साथ अक्सरियती जमात बनकर उभरेगी, जिसका मतलब ये है कि अब जो बिल कौमी असेंबली से पास होकर सेनेट में ऑपोजिशन की अक्सरियत की वजह से फंस जाते थे, वो रुकावट भी दूर हो जाएगी। इदादो शुमार के मुताबिक आइंदा साल मार्च में मौजूदा 103 सेनेटर्स में से 52 इरकान रिटायर्ड हो रहे हैं, जिनमें 34 का ताल्लुक ऑपोजिशन से जबकि 18 हुकूमती बेंचों से है। सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा, जिनके 18 अरकान जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के 8 तहरीक इंसाफ के 7 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन सकती है क्योंकि इसके पास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों में अक्सरियत है। सियासी माहिरीन ने अपने खदशात का इजहार किया है कि पाकिस्तान को चीन की तरह सिंगल पार्टी सिस्टम की तरफ धकेला तो नहीं जा रहा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अंदलीप अब्बास साहिबा। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आप खारजा अमूर कमेटी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। आबिद शेर अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली भी रह चुके हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। शला रजा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली रह चुकी हैं। सबसे पहले अंदलीप साहिबा, पहले तो ये बयानबाजी होती रही कि जी अगर 5,000 से ज्यादा तजावज़ कर गया मजमा वहां पे, या 30,000 से ज्यादा तजावज़ कर गया तो हम इस्तीफे दे देंगे। अब कोई असेसमेंट आपके पास आ गई होगी कि कितने लोग थे जलसे के अंदर? चूंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जो बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी कम से कम 35,000 बंदा या 40 से 50,000 बंदा वहां पे मौजूद था अंदर। देखिए मनीज़र, पहली बात तो ये है कि इसमें मैं 4 पहलुओं पे बात करूंगी। पहली बात तो ये कि कल PDM की सियासी दफन हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि ये सब ने कहा चले आपका मैं एस्टिमेट ले लेती हूँ 35-50 जो भी है। आपको पता है कि मैं वहाँ 3 जलसे कर चुकी हूँ। जो 30 अक्टूबर वाला पहला जलसा था उस वक्त तो हमारे पास बाकी नाम नहीं थे, हमने किया था, और उसके अंदर एक ग्रेटर इकबाल पार्क का चप्पा चप्पा मैं जानती हूँ। उसकी कैपेसिटी जो है वो अगर आपने भरनी हो तो कम से कम आपको 3-3.5 लाख चाहिए अगर आप उसको भरते हैं। तो अगर हम मान भी लें आपका
जो कि अक्सर सारे टीवी चैनल्स कह रहे हैं कि जी 15 से ज्यादा नहीं थे। तो आपका मान लूं मैं, आपने जो कहा मैं आपका कहा मान लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि जी ठीक है 50,000 लोग थे। आप सोचें 11 जमातें, तख्ते लाहौर, 20 इनके एमपीएस, 10 इनके एमएनएस और ये हजार बंदा नहीं निकाल सके। तो सेकंड पॉइंट है लाहौरियों ने इनको रिजेक्ट किया कर। लाहौरी जो है ना वो बहुत सियासी शऊर में लाहौरी को कोई बीट नहीं कर सकता और उसमें मेन मसला वही है। मैं आपको बताऊं मेन मसला है मरियम नवाज का नैरेटिव। मरियम नवाज 11 की 11 जमातों को डबो रही है। जब आप लाहौर में आते हैं और चाहे वो पीएमएलएन के लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, कुछ भी लोग हैं, और आप एंटी स्टेट नैरेटिव लेते हैं और आप ये कहते हैं कि जी आओ हुकूमत को, मेरे साथ बैठ के अज़मा बुखारी कह रही है कि जी एक प्रोग्राम में कि जी पहले तो हम इनसे तो हमने बात करनी नहीं, हाँ फौज से हम तब बात करेंगे, फौज पहले इनको हटाए, इनके पीछे से हटे और खुद, और अगर वो दो ऊपर जो लोग हैं उनकी बात नहीं मानते, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और आईएसआई का जो चीफ है, तो फिर नीचे वाली जो फौज है वो उसको हटाए। अच्छा। पहली तो बात ये कि ये मदाखलत पे आप बुला रहे हैं फौज को, ये इससे बुरा जमहूरी रवैया तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो आपने बात की ये अहम बात है। आपसे मैं आगे जाके ये भी पूछूंगी कि क्या आप समझती हैं कि इनके अपने भी कोई ये जो नुमाइंदे आके बैठे हुए हैं इनकी वाकई में कोई सपोर्ट है, क्या ये सपोर्ट के बगैर ही आ गए? मगर आबिद शेर अली साहब जो अंदलीब साहिबा बात कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि आप एक तरफ से कह रहे हैं कि फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए सियासत के अंदर, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर कदगन लगा दी गई है और उनकी बात तो नहीं आई, मगर उन्होंने बार बार कहा कि जब फौज सियासी गेम्स खेलेगी और वॉर गेम्स नहीं खेलेगी तो फिर लोग सवाल तो उठाएंगे। अब एक तरफ से इतना सख्त बयानिया, दूसरी तरफ से बातचीत भी उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तो बताइए कि ये बातचीत किस जुमरे के तहत, किस कवानीन के तहत, किस कायदो ज़वाबित के तहत होगी? बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़र, आपने ये बात आपने सवाल किया अपनी तरफ से। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने कहीं भी डायलॉग का अपना तासुर नहीं दिया और जो जिस तरीके से इंतखाबात हुए, जिस तरीके से धांधली हुई, जिस तरीके से आरटीएस सिस्टम को बंद किया गया, डब्बे उठाए गए, अगले दिन शाम 4 बजे तक रिजल्ट आए गए, तो आपको पता है वो कोई डुपी छुपी बात नहीं है, किसी से क्या बात। लेकिन मुझे हैरानगी है कि ये पीटीआई की जमात खुद फौज को इन्वॉल्व करती है। इनको सर्दी भी लगे तो ये उनकी वर्दी का सहारा लेने की ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम अदारे बल्कि पाकिस्तान ही कंट्रोवर्शियल हो जाए। ये पीटीआई की सियासत का मंबा है कि तमाम कौमी सलामती इदारों को, अच्छा आप अपना काम करें, आप किस हिसाब से कहते जी कि हम फौज हमारे साथ खड़ी है। अगर ये इतने जमहूरी पहलवान बनते हैं, इनके लोग क्यों कहते हैं कि फौज हमारे साथ खड़ी है? नहीं तो आपको क्या लगता है फौज इनके साथ नहीं खड़ी? ये फौज किस तरह कहते हैं कि जी फौज हमारे साथ खड़ी है, फौज और हम एक पेज पे है? फौज आपके बाप दादा की जागीर है? क्या आपने पाकिस्तान फौज को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है? आप कौन होते हैं? फौज हमारी सबकी फौज है, लेकिन जब आइन शिकनी होती है, उन किरदारों का जिक्र होता है, आप क्यों, आपको क्या मसला है कि आप पाकिस्तान की फौज जो हमारे लिए जाने कुर्बान करती है, आपको तकलीफ है? आप तो चाहती हैं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम में तसादुम हो, लेकिन ये पीटीआई की ख्वाहिश कभी भी नहीं पूरी होने देते। लेकिन एक और बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये बीबीसी की रिपोर्ट है मुनज़्ज़र, आप प्लीज अगर आप टीवी स्क्रीन पर चला सकें, ये अगर आप इसको देखें, ये मैं नहीं कह रहा, बीबीसी कह रही है कि दुनिया बाहर भी उसी हिसाब से खड़ी थी, अंदर तो थी बाहर भी थी। अब ये इनको हेड काउंट करने का बड़ा शौक है, इन्होंने देखे दहशतगर्दी का वहां पे ववेला मचाया, उससे पहले कोरोना ये टीवी कैंपेन रन की गई। हमारे साथ ना पाकिस्तान का मीडिया था, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर गलत किस्म की कमेंट्री होती रही। इनके जो ले पालक बच्चे हैं ARY समेत दूसरे, वो हम पर तनकीद करते रहे, लेकिन जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया
वो लोगों की आंखें। चलिए देखिए, इस पे आगे बात करते हैं। आबिद शेर अली साहब, जो हमारे पास इदाद-ओ-शुमार हैं और हमने मुख्तलिफ रिपोर्टर्स अपने भेजे हुए हैं, और आजकल जिसका मूड होता है वो उसी के ऊपर यकीन करता है। बहरहाल हमें ये बताया जा रहा है कि अगर बड़े कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हों तो फिर 35,000 से 40,000 तक मजमा था। आगे बढ़ते हैं आबिद साहब, चूंकि शैला रजा साहिबा से भी ये बात पूछनी है। उनके लीडर ने कहा कि देखिए जी, डायलॉग का वक्त खत्म हो गया। अगर डायलॉग का वक्त खत्म हो गया है और आपने ये फैसला कर लिया है कि जी अब डायलॉग नहीं होगा, तो इस्तीफों के हवाले से क्या हतमी फैसला हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? क्या आप इस्तीफे देंगे? प्रोविंशियल असेंबली से देंगे, नेशनल असेंबली से देंगे? और अगर आप दे देंगे तो फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा तो शैला रजा साहिबा आपसे बेहतर आप जानती हैं कि वो ये कहती थी कि सियासी मैदान कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देती हूँ जिंदा दिलाने लाहौर को कि उन्होंने इतनी सख्त सर्दी में और एक पैंडेमिक की सूरत हाल में, एक धमकियों की सूरत हाल में जो है इतनी बड़ी तादाद में जलसे में शरीक हुए कि सुबह से तर्जुमान जो है वो कह रहे हैं नहीं था कोई, नहीं था कोई, नहीं था कोई। तो मैं शुक्रगुजार हूं अल जजीरा की और बीबीसी की कि उन्होंने भी कोई तादाद शेयर की है, और मैं नहीं चाहती कि उस तादाद को शेयर करके हुकूमत को मजीद तर्जुमानों की जरूरत पड़े। लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है कि नाकाम जलसा था, इसमें उनके चैनल के मुताबिक 3 से 5 हजार भी लोग नहीं थे, तो हुकूमत खुश रहे अपने खर्चे पे। हमें क्या मसला है? हम तो कह रहे हैं हमें तो मसला ही नहीं है, वो खुश रहे। क्यों सुबह से 50 तर्जुमान, कभी पंजाबी में, कभी किसी में, कभी किसी में आ रहे हैं। शैला साहिबा, आप तो डिप्टी स्पीकर रह चुकी है, मुझे बताइए कि आगे क्या होगा? क्या आपने ये फैसला कर लिया है कि जी सिंध असेंबली की भी कुर्बानी होगी, नेशनल असेंबली की भी कुर्बानी होगी? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि जी हम तो टस से मस नहीं होंगे, जाएं जो मर्जी कर लें, इस्तीफे ले आए, हम बैठे हैं यहाँ। देखिए, ये टस से मस इसलिए नहीं होंगे कि ये अवाम की लाई हुई हुकूमत नहीं है जो अवाम को जवाब दे हो, जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अवाम हो। जब अवाम में कढ़ाई वाले, कुर्सियां वाले, टेंट वाले, लाइट वाले और आम अवाम हुकूमत की बात पे कान ना धरे और इतनी सर्दी में खड़ी हो जाए, तो वो हुकूमत तो है भी नहीं ना। तो मैं इनकी बात को परवाह नहीं करती। अगर इन्हें परवाह होती, टस से मस होना होता, तो जब दवाओं में 400% इनके बंदे ने इजाफा किया था तो उसको जेल में डालते बजाय इसके कि उसको पार्टी में ओहदा दिया। जब आटे और चावल की तहकीकात, आटे और चीनी की तहकीकात के सामने में माफिया राइट और लेफ्ट आया था, उसको मजीद अच्छी वजारतें न देते। जब मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी और ये देखिए करप्शन के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं, सारी पार्टियों से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इन्हें टस से मस नहीं होना है ना। तो इनके लिए जरूरी है कि इनको हटाया जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि यानी इस्तीफे देंगे बगैर सिंध असेंबली से नेशनल असेंबली हो सकता। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस वक्त मैं आपसे हर जगह से जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइस देख और जो इसमें कोई शक नहीं कि फूड इन्फ्लेशन है। शैला साहिबा, आपका फैसला क्या है? क्या ये हतमी फैसला हो गया है कि नेशनल असेंबली से और सिंध असेंबली से आप इस्तीफे देंगे? हमने अपने इस्तीफे जमा करा दिए हैं। हमने अपने इस्तीफे जमा करा दिए हैं और चेयरमैन बिलावल ने आज भी कहा है कि पीडीएम के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि इससे पहले वो हुकूमत जिसकी आम आवाम ने माननी छोड़ दी है, ये खुद ही चली जाएगी। अच्छा अंदलीब साहिबा, एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी, चूंकि हम वहां रिपोर्ट भी कर रहे थे। डीजे बट के ऊपर मुकदमे बनाए गए, लाउड स्पीकर एक्ट, अनलाइसेंस गन्स का ऊपर और दीगर और मुकदमे बना के उसको हिरासत में ले लिया गया। उसको हिरासत में लिया कोई 1 बजे, और जो एफआईआर दर्ज हुई वो शाम को हुई और शाम को दस्तयाब हुई। जब उसको उठा के लेके जा रहे थे, कुछ रिपोर्टर्स ने पूछा जी एफआईआर कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी अभी तो दर्ज ही नहीं हुई। मुझे ये बताइए कि अगर वाकई में इनका शो इतना ही खराब होना था और इनकी मकबूलियत नहीं है अवाम के अंदर, तो फिर डीजे बट को अरेस्ट क्यों किया गया? चूंकि वो इनका साउंड सिस्टम अरेंज कर रहे थे। फिर मरियम नवाज साहिबा ने जाके कढ़ाई खा ली, तो वहां पे बट कढ़ाई को ऊपर भी एक नोटिस आ गया, उसको भी बंद कर दिया गया। तो इस तरह के जो हटकंडे हैं, आपको लगता है कि इससे आपका वकार जो है वो बेहतर हुआ?
पहली बात तो ये कि 25 लोगों पे वो कानूनी कार्रवाई की गई एसओपीज की, सिर्फ एक उस पर नहीं की गई। तो हम हुकूमत का काम है कि एसओपीज जहाँ तोड़ी जा रही वहां कार्रवाई करनी। लेकिन जो सबसे पहली बात इन्होंने कही जी, लाहौरियों को मैं मुबारकबाद दूं। लाहौरी इस वक्त, मैं लाहौर से हूँ और नहीं, ठीक है, मगर ये डीजे भट्ट साहब को क्यों आपने उठाया गया? देखिए ये तो सवाल बनता है ना अंदलीप साहिबा, वो तो आपके भी साउंड सिस्टम अरेंज करते थे। फिर इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने उस वक्त कहा कि बड़ी अच्छी हुकूमत नहीं है, बड़ी जालिम हुकूमत है, जाबिर हुकूमत है, जो ऐसे लोगों को भी उठा लेती जिसका कोई ताल्लुक ही सियासत से नहीं है। मगर आपकी हुकूमत के अंदर डीजे भट्ट को फिर उठा लिया जाता है। आप मेरी बात कंप्लीट कर लेने दें, फिर आप बोलते हैं। आपने बिल्कुल दूसरों को इंटरफियर नहीं किया, मुझे भी मौका दें। नहीं, उनको भी मैंने किया, जो अपनी बात सबसे करी। बड़ा इशू है वो ये है कि जो आके अचकजई ने जो बात की है लाहौरियों के ऊपर कि ये हिंदुओं से मिलकर इन्होंने अंग्रेजों को किया, इस वक्त एक एक लाहौरी जो है वो एक ही चीज कह रहा है कि जी ना वहां बैठे बिलावल ने कुछ कहा उनको अचकजई को, ना बैठी मरियम ने कुछ कहा, और वो लाहौरियों को इतनी बड़ी बात कह के चला गया, उनकी इंसल्ट करके चला गया। और यहां बैठे उनके तर्जुमान भी ये नहीं कह रहे कि अचकजई ने बिल्कुल गलत बात की। जैसे आज उन्होंने एक अपॉलॉजी जो है, माफी जो है वो उन्होंने ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था कि लोगों की दिल आजारी हो, मगर मैं भी लाहौरी हूं अंदलीप साहिबा आपकी तरह। जिंदा दिलाना लाहौर एक वजह से ही कहा जाता है, और अगर आप मेहदी हसन साहब से पूछेंगे हिस्टोरियन, तो वो आपको ये बताएंगे कि ये तो वक्त था जब ब्रिटिश ने अपनी अफवाज हटा ली थी पंजाब से और कहा था कि जी यहाँ पे इंडिपेंडेंस की मूवमेंट नहीं होगी, हम उठा लेते हैं। तो देखिए कुछ तो बातें हिस्ट्री की आप भी जानती हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि कुछ बातें आप एक्सेप्ट कर सकती हैं कि ये हिस्ट्री के जुमरे में आ सकते हैं। और लाहौरियों का दिल तो बहुत बड़ा है, अगर कोई मेहमान आए, कोई शिकायत कर जाए, तो इसमें क्या मसला क्या है? इसमें क्या मसला है? What I am saying to you is that it is part of history कि ब्रिटिश ने अपनी फौज वहां से हटा ली थी पंजाब से, ये तो दुरुस्त है ना? ओके, सो आप कह रही हैं कि अचकजई ने बिल्कुल सही बात की लाहौरियों के बारे में। मैं ये कह रही हूं कि जो उनकी शिकायत थी वो हिस्ट्री के किसी न किसी जुमरे में सपोर्ट तो होती है। अगर आप नहीं मेरी मानती तो आप हिस्ट्री की कोई किताब भी उठा के पढ़ लें। ठीक है, आपका मौकफ भी आ गया और हमें पता चल गया कि आप किस मौकफ की हैं। दैट्स फाइन, यू हैव अ राइट। मौकफ नहीं है, ये तो रियलिटी है ना। बहरहाल इसके ऊपर बहस हो सकती है, हम हिस्टोरियंस को बुला सकते हैं, उनसे बात की जा सकती है। मगर उन्होंने आज जो कहा कि लाहौरियों को मैंने दिलजारी की। हिस्टोरियन से पूछे जी, ये ज़ियाउल हक की पैदाइश नहीं थे, ये पीएमएलएन। हिस्टोरियन से ये भी पूछे कि पीपल्स पार्टी क्या अयूब खान की पैदाइश नहीं थी? क्या 6 साल वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहे? क्या ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहे? क्या इन्होंने दोनों ने जमातों ने मिलकर एनआरओ नहीं लिया मुशर्रफ से? तो अब क्या ये बात तो दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है कि ये बात है। अज़मा बुखारी कह रही है कि फौज जो है वो आपको निकाल के हमें ला नहीं रही। तो आप बात करती हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जिसमें एक दिन एक खातून जो है वो कहती है जी वसीयत में मैं अपनी पार्टी इनको देके जा रही हूँ, और दूसरे को अब्बाजान फोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा आज से पार्टी तुम्हारे वाले है। ये भी हिस्ट्री बताती है। अच्छा, ये भी इसके ऊपर बात करेंगे अंदलीप साहिबा। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, मगर जो आपने पॉइंट रेज किया है कि क्या अपोजिशन ये कह रही है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाएं और किसी और जमात को लेके आएं, या कि वो कुछ और मांग रही है, और अगर इस्तीफे देने को तैयार है तो अर्ली इलेक्शंस किस हालत में होंगे? कोरोना वबा की इस वक्त पीक है, सेंसस की रिपोर्ट सामने नहीं आई, हतमी सेंसस हुआ नहीं, कैसे होंगे ये इलेक्शन? वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पीडीएम जलसे के बारे में। आबिद शेर अली साहब जो अंदलीप साहिबा बात ब्रेक से पहले कर रही थी, वो ये कह रही थी कि जी ये अजीब आपने एक नैरेटिव चलाया हुआ है कि जी हम बात नहीं करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हम बात करेंगे उन लोगों से जो उनको लेके आए हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि आप नहीं चाहते कि उनकी मुदाखलत हो। तो अगर वो इनको हटा भी देते हैं तो हटा के क्या वो घर चले जाएंगे या उनका कोई और रोल रहेगा सियासत के अंदर? सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि खुदा अगर आप कहते हैं कि जी यहाँ पे अगर तसादुम की तरफ मामलात चले गए और यहाँ पे एक बहरान पैदा हो गया खुदा ना खास्ता,
मगर फिर भी यहाँ पे हुकूमत नहीं जाती है, तो मुझे ये बताइए कि फिर आपका अगला ऑप्शन क्या होगा? मियां नवाज शरीफ साहब सोच क्या रहे हैं? आप कराची में हमारी बेटी मरियम नवाज के कमरे में आप दाखिल हो जाए बगैर किए, ये कौन सा जमहूरी मुआशरा है? ये कौन सी सोसाइटी की बात कर रही है? आप हमारे लोगों पर पर्चे देते हैं, ये पीटीवी पे हमला करते हैं तो इनको बरीउल जुमा करार देते हैं, ये पार्लियामेंट पे हमला करते हैं बाहर खोल के, इनको बरीउल जुमा करार देते हैं, ये पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कब्रें खोदते हैं और अपने भाई सुकेले भाई तारुल कादरी के साथ जब मुस्लिम नूर की हुकूमत आए या पीटीआई की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये जत्थे के जत्थे बन के आ जाते हैं, इनको इकट्ठा किया जाता है, ये हजार रुपया देकर इनके जलसों में लोग लाए जाते हैं। ये बात ना करें, इनके जलसे में होता कौन था? इनके जलसे में आता कौन था? देखिए, ये तो इल्जाम दर इल्जाम लग जाएंगे शेर अली साहब। ये बातें छोड़े, लोग पूछना चाह रहे हैं आगे क्या होने जा रहा है। मुल्क जो है मजीद बहरान का शिकार नहीं हो सकता। शैला रजा साहिबा, आमरीत में नहीं हुआ जो भी आप कर रहे हैं हमारे साथ, ये तो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हुआ था हमारे साथ। अच्छा, आपने हमारे जलसों पे कदम जनरल मुशर्रफ के दौर को, जनरल ज़िया के दौर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी तरह भुगत चुकी है। नहीं, ये क्या है? शैला साहिबा, अब आप सिंगल सिस्टम की तरफ क्या आप समझते हैं शैला साहिबा कि पाकिस्तान जो को जिस तरह ये तज्जिया निगार कहते हैं जी सिंगल पार्टी सिस्टम की तरफ धकेला जा रहा है, क्यों ये बार बार तज्जिया निगार या आपकी पार्टी के अंदर लोग ये कह रहे हैं? क्या खदशा है आपका? अच्छा, मैं पहले आपकी बात का जवाब दूंगी और फिर अगली साहिबा की बात का भी जवाब दूंगी। आप देख चुके हैं कि चेयरमैन बिलावल ने गलगित में क्या स्पीच की। उन्होंने कहा कि आप जमहूरी कुव्वतों का रास्ता नहीं रोक सकते इस तरह। हमने सबसे ज्यादा ये बर्दाश्त किया है क्योंकि हमने हमेशा जो है आइन भी दिया मेरे कायद ने, और उसके आइन की ही हमने बका की जंग लड़ी है, उसको असल शक्ल में भी लाए। और हम हमेशा यही कह रहे हैं कि आइन के दायरे में रह के सबको अपना काम करना है। तो हम यही एक बात कर रहे हैं कि हमें इस सजा में हमारे लीडर्स को फांसी दी गई, हमारे लीडर को फांसी दी गई, हमारे लीडर को जलसे में जो है शहीद किया गया, हमारे लोगों को कोड़े मारे गए जिसकी बात कल चेयरमैन ने की, और हमें महदूद करते चले गए। हमारे मुकाबले में कभी जबान की बुनियाद पर सियासी जमात बनाई गई, कभी सियासी जमातें बनाई गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कहना बहुत आसान है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जो है अय्यूब को डैडी कहते थे, लेकिन क्या इसके अंदर मिर्जा जुल्फकार अली भुट्टो के ससुराली अजीज नहीं थे? क्या आप नहीं समझते कि वो एक उस वक्त इंतहाई पढ़े लिखे आदमी थे और उन्होंने अपने आप की जगह बनाई, और जब जगह बना ली तो अपनी पार्टी बनाई। और शैला साहिबा, अब क्या होगा? लोग ये सवाल आपसे कर रहे हैं। इनको तारीख दुरुस्त कर दूं थोड़ी, तो आपने कोशिश कर दी। नुसरत भुट्टो साहिबा पहले खातून थी जिन्होंने मार्शल्लाह को चैलेंज किया, और उसी की सजा है कि हमने इन कुव्वतों के आगे सर उठाए रहे हैं कि हमें सजा मिलती है। और आप जैसे लोगों के लिए परवेज मुशर्रफ जिंदा है, अपनी किताब में लिखता है। मगर अब आप ये बात क्यों करते हैं कि जी सिंगल पार्टी सिस्टम की तरफ हमें धकेला जा रहा है? अब ये बात आप क्यों कर रहे हैं? एक मिनट 40 देना चाहते थे। ये है हमारा इमरान से झगड़ा। आपने आज तक नहीं इसका जवाब दिया। सब जानते हैं कि किसकी वजह से आप 2011 में आए, और उस 11 में आने के बाद कह रहे मैं लाहौरियों को जानता हूं, तो वो 11 में जो आपका भरावा जलसा था, उसके बाद भी आपको आजाद लेके लाहौर में, पंजाब में हुकूमत बनानी पड़ी। लाहौर में आपकी सीटों की तादाद क्या है? तमाशा देखने सब आते हैं, ठीक है। जो हमारे साथ आए वो इस वक्त जद्दोजहद के लोग हैं, जो कम तादाद में भी आपको लगे, जब भी जो ज्यादा तादाद में लगे, जब भी हम ये समझते हैं कि लोगों में सियासी शऊर बेदार हो चुका है, और जो तारीख नहीं पढ़ता वो लोगों के नफ्सियात से खेलने की कोशिश करता है, जो अगर हिस्ट्री को गलत भी समझ ले। मुझे एक वक्फा लेना है शैला साहिबा, लेकिन अवाम को कोई रेलू कट्टा नहीं कह रहा यहाँ पे, जिंदा लाशें नहीं कह रहा यहाँ पे। तो मैं इनको ये बता देना चाहती हूँ कि वाकई जमहूरी कुव्वतों को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, और अपनी मर्जी के जब तक रिजल्ट आएंगे तो फिर वो जमहूरी हुकूमत जो है, जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो रेजिस्ट करेंगे, और हम कर रहे हैं। जी, इसके अंदर हम ये भी पूछेंगे दिलीप अब्बास साहिबा से वक्फे के बाद कि पार्लियामेंट इस तरह कैसे चल रही है। हमने देखा है कि पार्लियामेंट का कोरम पूरा नहीं होता, फिर पार्लियामेंट के सेशंस बुलाए नहीं जाते। कल मरियम नवाज साहिबा ने एक और इल्जाम भी लगा दिया, उसके बारे में पूछेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अंदलीप अब्बास साहिबा, कल मरियम नवाज साहिबा ने एक और इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामान जो है एक रिटायर्ड कर्नल चला रहा है, पूरे इस्लामाबाद को पता है, सेनेट भी एक रिटायर्ड कर्नल चला रहा है, ये हशर कर दिया गया है पार्लियामेंट का, सेनेट का, कि अब आगे चलना मुश्किल हो गया है। ये तो अब आप मरियम से पूछे कि वो किसकी बात करी थी, मैं तो उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकती। जहां तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, बिल्कुल इन्होंने सारे 2-2.5 साल आप देखें, क्वेश्चन आवर भी नहीं होने देते ये। आप रिकॉर्ड देख लें, क्वेश्चन आवर जो पब्लिक इश्यूज पे होता है उसमें ये कहते हैं कि जी हमें क्यों निकाला, हमारे केसेस बंद करो, हमारे लीडरों को लेके आओ, हमें जेल में क्यों डाला, और क्या नाम है उसका प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों नहीं निकाला, और हम वॉकआउट करें। सारे इनके अपने जाती मफाद पे ये पार्लियामेंट में से वॉकआउट करते हैं और निकल जाते हैं। और जैसे ही हम इनको कहते हैं कि समझती हैं कि आपकी हुकूमत में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हो रही, ये वाला जो पेपर है वो लाके दिखाते हैं कि जी 34 जो शिकें हैं नैब को बंद करने की और हमारे केसेस बंद करने की, पहले आप वो माने, वो हमें एनआरओ दे, फिर हम बात करेंगे। इसी पे तो झगड़ा हुआ है, इसी पे तो ये बाहर निकले। जुबैर साहब को भेजा गया, वो 2 दफा गए, वहां से भी छुट्टी हो गई। तो अब ये सारे का सारा जो नैरेटिव है, एंटी स्टेट जो नैरेटिव है, ये आपको मतलब जो अपनी फौज के खिलाफ नैरेटिव है वो भारत का नैरेटिव नहीं है। यानी कि आपको फ्री हैंड दिया जा रहा है, आपकी हुकूमत में कोई मुदाखलत नहीं है, आप समझती हैं? आपको फ्री हैंड दिया जा रहा है, आपको पूरी तरीके से जमहूरी तरीके से फ्री हैंड दिया जा रहा है, कोई मुदाखलत किसी किस्म की नहीं है आपकी हुकूमत में। बिल्कुल जी, हम देखें, बात सुने, ये दोनों तो पैदाइशी मार्शल लॉज की हैं, तो इनको तो और कुछ आता नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी जो मुल्क को इन्होंने तबाह किया उसको हमने ठीक करना है, उसमें टाइम लगता है। अब ये जो बाहर निकले हैं, मुझे बताया, इन्होंने ये नहीं कहा था कि जी हम पहिया जाम करेंगे, लॉकडाउन करेंगे, ये करेंगे। पूरे जलसे पे एक अनाउंसमेंट नहीं हुई। और अब जो बॉडी लैंग्वेज देखी थी आपने इन सब की, जैसे पता नहीं अल्लाह माफी दे क्या किस शोक में आए। एक और इंकशाफ भी हुआ है, हमने आराम करना है जी, और फिर सर्दी के बाद हम मीटिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमने कब लॉन्ग मार्च। अच्छा देखिए अंदलीप साहिबा, एक और इंकशाफ भी हुआ है। आबिद शेर अली साहब से पूछते हैं। आबिद शेर अली साहब, मौलाना फजल रहमान ने एक हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी मुझे कहा गया था कि मार्च के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे, और जब मुझे ये कहा गया, जुबान दी गई, तो उसके बाद ही मैं अपने जत्थे को लेके वापस हुआ। क्या वाकई में ऐसा कोई वादा किया गया था और वादा खिलाफी भी की गई? ये देखें, ये तो मौलाना साहब ने बात की जब चौधरी परवेज राई साहब उनसे मिलने आए और उन्होंने वो मीडिया के सामने बात की, तो वो तो बात अपनी जगह। मैं हैरान होता हूं कि जनरल पाशा की पैदावार की पार्टी और वो आदमी जो जनरल मुशर्रफ की शेरवानी पहनकर उसका पोलिंग एजेंट बनने गया था, वो हमें बात करके बताएंगे कि धरने हजार रुपया देकर कैसे इस्लामाबाद की तरक्की के खिलाफ कराए गए जब चाइनीज प्रेसिडेंट आता है। लेकिन मुझे हैरानगी है कि ये जो पार्लियामान चल रही है मुनज़्ज़े, मुझे बताएं कि ये ना तो वजीर अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ना ये वुज़रा को निकाल सकते हैं। किस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ये किस जमहूरी इक़्तिदार की बात कर रहे हैं? सारे चीनी चोर इनके साथ बैठे हैं, नैब उनको नहीं पकड़ती। आटा चोर खुसरो बख्तियार इनके साथ बैठा है, उसको नहीं पकड़ती। सारा लैंड 122 अरब रुपए की करप्शन जो LNG पे हुई है, नजीम बाबर वो इनकी कैबिनेट का हिस्सा है। ये इनके वजीर आज़म को पता चलता है कि जी डॉलर की कीमत बढ़ गई है। देखें, कल हंसा पूरा पाकिस्तान, कहते जी चीनी की कीमत 81 रुपए पे आ गई हो। खुदा का खौफ कहो, मेरे मुंह से कोई बात ना निकल जाए। अब शुगर मिलें चल पड़ी। ये बंदा मुबारकबाद दे रहा है जिनकी जेबों पर टीका लगाया पाकिस्तान की गरीब आवाम पर। चीनी का और अरबों रुपया जहांगीर तरीन को दिया गया, वो नैब क्यों नहीं पकड़ती? आप कौन से एहतसाब की मुनज़्ज़े ये बात कर रही हैं? ये तो यानी अर्ली इलेक्शंस और नथिंग। डाकू एक हुकूमत में बैठे हैं। मेट्रो पिशावर जो जनाजा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, ये 110 अरब रुपया उसमें कुछ 1 मिनट 27 अरब रुपए की शबाज शरीफ बनाए मेट्रो, उसके ऊपर नैब चढ़ दौड़ती है। मगर आबिद साहब, आप चूंकि लंदन बैठे हुए मियां साहब के करीब हैं, हमने जानने की कोशिश ये करनी थी
कि आखिरकार मियां साहब की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आगे क्या होगा? हमारी स्ट्रैटेजी, मेरी नजर हमारी स्ट्रैटेजी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे है और उसकी अनाउंसमेंट हमारा बिल्कुल इस बीबी का शौक पूरा करेंगे। लॉकडाउन भी होगा, एहतजाज भी होंगे, अभी तो शुरुआत है इनकी, ये अशर होगी। अच्छा, मैं चाहूंगी शला साहिबा से लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूं। शला साहिबा, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हमें ये मार्च में कहा, रीश्योरेंस दी गई थी कि जी इलेक्शंस हो जाएंगे, मगर फिर वादा खिलाफी की गई, तो जो पहले वादा खिलाफी हुई वो अब भी हो सकती है, तो फिर किसे आप अर्ली इलेक्शंस की मांग कर रहे हैं? देखिए, अवाम की ताकत है और हम उसको लेकर निकले हैं। पहले मौलाना फजलुर रहमान थे और हमने कहा था कि हम इस धरने में नहीं आएंगे, और उनकी पार्टी थी। अब ये 11 अपोजिशन की पार्टीज हैं और जिसमें अब जमात इस्लामी की तरफ से भी इशारा आ चुका है, जो इनकी हुकूमत में रह चुकी है और जिसने मालम जब्बा केस इन पर डाला, उसका स्कैंडल लेकर आई। तो मैं समझती हूँ कि अवाम की ताकत के आगे कोई नहीं रुकता। और मैं एक सवाल करना चाह रही थी पिछली बात में कि डीजे भट्ट के ऊपर तो कानून हरकत में आया है, क्योंकि हम रियासत मदीना में रह रहे हैं और जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उस पर आएगा। इत्तेहाद टाउन में उससे 2 या 1 दिन पहले म्यूजिक कंसर्ट हुआ और उसमें फयाजुल हसन चौहान और अबरारुल हक पे कोई कानून नहीं आया, क्योंकि वो SOPs के अंदर थे और तस्वीरें उसको बता रही हैं कि वो कितने डीजे पार्ट कोई कॉन्सर्ट नहीं कर रहा था, वो अपने दफ्तर से, और उसके पास आर्म लाइसेंस था और सब जानते हैं कि वो वेंडर भी नहीं था, शक की बुनियाद पे ये हुआ। तो मैं हैरान हूं जब ये पेटअप की और इसकी बात करती हैं। पेटअप की आड़ में जो आपने कानून बनाया है, नैप को तो मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले वो उस पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स शला साहिबा, मेरा वक्त बिल्कुल कम है। हाँ, मैं इनकी बात का जवाब दूं। कौन से दुनिया के मुल्क में ऐसा कानून है, सिर्फ आपने अपने इंतकाम को जो है ठंडा करने के लिए इस तरह किया है, जो पहले ही नैब जो है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को मैच नहीं करती है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, तो ये उसके बावजूद भी आप गिरे लिस्ट से नहीं निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। फैटफ के हवाले से भी एक प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, आबिद शेर अली साहब ने लंदन से, अंदलीप अब्बास साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, मामला जो है मुज़ाकरात के बजाय तसादुम की तरफ ही जा रहे हैं और अपोजिशन का ये कहना है कि अगर हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे तो अवाम की ताकत को दिखा के अपना मुजाहरा करेंगे। आज के लिए मुनीज़ा जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।